नमस्कार दोस्तों, वैभव यादव एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आइए आज उसी क्रम में आज हम लोग गणित के कुछ ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के आधार पर तैयार किए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो बार-बार पूछे गए प्रश्न थे, उनको इस श्रृंखला में शामिल किया गया है। तो आइए जुड़िए और साथ-साथ आप भी हल करते जाइएगा। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करिए। तो इस तरह के प्रश्न को हम हल कैसे करते थे? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता था, जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता था। इसी पे आधारित था, तो इसी पे आधारित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले बड़ी संख्या है उसको a मान लेते हैं। a बराबर 225 और b बराबर 135। b बराबर 135। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे बचपन से भाग विधि से एचसीएफ निकालते थे, पहले वैसे एचसीएफ निकाल लेंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते थे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो 135 से एक बार में लगेगा, कितना बचेगा? 90। कितना बचेगा? 90। अब क्या करते थे कि जब तक ये कटता पूरा कट नहीं जाता था, तब तक हम लोग छोड़ते नहीं थे, फिर भाग बना देते थे। और यहाँ जो भाजक में होता था उसको हम लोग भाज्य बना देते थे, यहाँ उतार देते थे। 90 से एक बार में लगेगा, फिर कितना बचेगा? 45। फिर अभी भी नहीं कटा, शेषफल 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे? फिर भाग लगाएंगे हम लोग 90 में। तो 45 दूना 90 हो गया, कट गया। यानी हमको पता चल गया कि हमारा एचसीएफ 45 है। लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या लिखेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए a की जगह क्या लिखेंगे? इसी को जैसे बचपन में हम लोग भाग चेक करते थे ना, उसी तरह से लिखेंगे कि भाग चेक करते थे तो भागफल को भाजक से इसको इससे गुना कर देते थे, प्लस शेषफल को जोड़ देते थे। तो वही चीज यहाँ है। तो a बराबर क्या है? तो a की जगह पे 225 बराबर बी क्यू, बी की जगह 135 गुना 1 प्लस आर। आर कितना है इसमें? 90। तो जब तक आर जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग लिखते जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा? देखिए 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 हो गया ना। अब फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे, अभी भी शेष 45 आया, तो 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस, अब यहाँ शेषफल तो कुछ बचा नहीं था, जीरो, यानी शेष जीरो। तो किससे पूरा पूरा कटा? 45 से। किससे कटा? 45 से। तो यही हो गया हमारा एचसीएफ, यही हो गया हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 45 आंसर। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं अब हम लोग। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। दूसरा सवाल बहुत आसान है, 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात? तो हम लोग अभाज्य गुणनखंडन कर लेंगे पहले 96 और 404 का। तो 96 का अभाज्य गुणनखंडन हम लोग करते हैं, तो 2 से कितना होगा? 48। फिर 2 से कितना होगा? 24। फिर 2 से लगेगा 12। फिर 2 से लगेगा 6। फिर 2 से लगेगा 3। फिर 3 से लगेगा 1। हो गया। फिर 404 का कर लेते हैं इसी तरह। 404 का करेंगे, 2 से लगेगा कितना होगा? 202। फिर बताइए 2 से लगेगा 101। ठीक है, और फिर किसी से लगेगा 101, जो है किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। ये इसी तरह रह जाएगा। अब 101 से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी हम लोग 96 बराबर क्या लिखेंगे? 96 बराबर देखिए घात के रूप में लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 2 का घात 5 गुना 3। और 404 बराबर लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 का घात 2 गुना 101। अब बताइए यहाँ से अब हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं, इसमें जो भी कॉमन संख्या है दोनों में जो है, देखिए दो जो है दोनों में है, तो इसका ग्रुपिंग कर लेंगे। इसका ग्रुपिंग हो जाएगा हमारा। तो इसमें देखिए कितना दो है? 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 5 है, तो न्यूनतम वाला जो होगा उसको लिखेंगे। और देखिए 3 का ग्रुपिंग होगा? नहीं होगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 101 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इन लोगों का ग्रुपिंग नहीं हुआ, सिर्फ ग्रुपिंग 2 का हो पाया। तो अब इस ग्रुप में से जो न्यूनतम पावर वाला होगा उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो न्यूनतम पावर वाला कौन है? 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2, यानी 2 गुना 2 4 हो गया एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करते हैं?
पहले इस ग्रुपिंग वाले में से जो पूरा पूरा ग्रुप बना लिया था, उसमें से हम लोग अधिकतम घात को लिख देते हैं गुना, अब ग्रुपिंग के बाहर जितनी भी संख्या है उसको लिख देते हैं, गुना 3 गुना 101 बराबर, अब गुना कर दीजिए, दो को, 2 के पावर 5, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 दिया 96, 96 को फिर 101 से गुना कर दीजिए, 96 को 101 से गुना कीजिए, जितना आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आएगा, देखिए 9, तो 6 9 6 9, 9696, 9696, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब हमारा सवाल है सिद्ध करने वाला कि सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, क्या करेंगे हम इसको उल्टा मान लेंगे। ठीक है, अपरिमेय है, हम इसको मान के चलते हैं परिमेय और सिद्ध करने का कोशिश करते हैं। तो मानते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, 3 + 2√5 परिमेय है, तो यानी 3 + 2√5 किसके बराबर होगा, ये P/Q के रूप में लिखाएगा, जहां जहां Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा P और Q, P और Q क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक क्यों लिखे, क्योंकि इन P और Q दोनों का जो मौसा होगा वो एक होगा, यानी दोनों का सार उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होगा, एक के अलावे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं यहाँ से, और पूर्णांक भी है, पूर्णांक समझ रहे हैं, ऋणात्मक या धनात्मक पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, रूट वाले को सिर्फ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ 2√5 बराबर P/Q-3 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, 2√5 बराबर, इधर भिन्न का घटाव करते हैं, P-3Q। अब यहाँ से √5 बराबर क्या आ गया, P-3Q/2Q, ये यहाँ LHS से RHS में जाएगा तो 2Q नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए P और Q जो है दोनों पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। अब कोई भी पूर्णांक को हम जोड़ें, घटाएं, गुना करें, भाग करें, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा जो है रहेगा कोई ना कोई परिमेय संख्या, क्या बनेगा, हमेशा कोई ना कोई परिमेय संख्या बनेगा। अब कोई कहेगा कि सर जो जीरो अगर रख देंगे बटा में तब क्या होगा, जीरो बटा में रखना ही नहीं है, यहाँ कंडीशन दे दिया। ठीक है, तो यानी P और Q का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करें, तो चूंकि यह पूर्णांक है इसलिए यह पूरा क्या बनेगा, परिमेय संख्या। क्या बनेगा, परिमेय संख्या। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 2 - 2 3, ये दोनों को लिए तो अभी भाग करते हैं, -2/3 पूर्णांक है दोनों, -2 और 3, तो ये क्या बना, परिमेय संख्या। इसी तरह किसी भी संख्या को हम जोड़ भी करें, गुना करें, भाग करें, जो करें, क्या बनेगा, हमेशा बनेगा परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ, चूंकि P तथा Q, P तथा Q पूर्णांक है, क्या है, P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसी तरह जब परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, अब जब इस समीकरण में RHS परिमेय संख्या है तो LHS भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, तो LHS भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो √5 एक परिमेय संख्या होगा, √5 एक परिमेय संख्या होगा, √5 एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन बताइए √5 परिमेय संख्या है, नहीं है, √5 परिमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेकिन यह एक विरोधाभास है, लेकिन यह एक विरोधाभास है। ठीक है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन यह एक विरोधाभास है। तो इसलिए अतः क्या हो जाएगा, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया हमारा, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ये भी आसान क्वेश्चन। देखिए शांत और अशांत पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भिन्न को, यहाँ पे 17/8 दिया हुआ है, भिन्न को पहले सरलतम रूप में लिख लेते हैं। किसमें सरलतम रूप, मतलब कटेगा तो काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो काट के यहाँ तो कटेगा नहीं,
17 से 8 या 8 से 17 नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से नहीं, दोनों कटेगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं। अब इसके हम लोग हर को देखेंगे, सरलतम रूप में लाने के बाद उसके हर को देखेंगे कि हर में यदि यदि 2 के पावर में m रहे, यानी 2 के पावर का रहे, या 5 के घात का रहे, ठीक है, 2 के घात का रहे या 5 के घात का रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, 2 और 5 दोनों रहे, ठीक है, तो ही ये जो है शांत होगा, अन्यथा की स्थिति में अशांत होगा। यानी यही तीनों चीज रहना चाहिए, इसके अलावे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। या तो सिर्फ 2 रहे, या तो सिर्फ 5 रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, उसके अलावे कुछ नहीं रहे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे अब जब हम 8 का गुणनखंडन करेंगे तो क्या होगा, 17/8 को गुणनखंडन करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, यानी सिर्फ 2 आ रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 तथा 5 रहे, ठीक है, 2 तथा 5 रहे, इसके अलावे कुछ ना रहे। तो अतः यहाँ क्या आया था, सिर्फ 2 ही आया था, तो अतः ये क्या हो जाएगा, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। बताइए, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है, तो इसको हम सबसे पहले शून्य के बराबर कर देंगे। जो भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसको शून्य के बराबर कर देंगे। अब बीच वाला जो पद है हमारा, ठीक है, मिडिल टर्म जो है, उसको हम लोग दो भागों में विभक्त करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो बीच वाला जो पद है वो -2x है। अब इसमें हम इसको दो भागों में बांटते हैं, यानी -2 को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक भाग यानी कि दो भागों में बांटने पे, जोड़ने पे फिर इतना ही आए, जुटने पे फिर इतना ही आ जाए, लेकिन गुना करने पर, दोनों भाग को गुना करने पर क्या आ जाए, जो हमारे औचर का और एक्स स्क्वायर के गुणज का जो गुणनफल हो। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा हमारा जो चर है, औचर है, सॉरी औचर है, वो कितना है, -8, और एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है, 1। तो दोनों का गुणनफल कितना हुआ, -8। तो यानी गुना करने पर -8 आ जाए। सोचिए -2 को कैसे तोड़ा जाए कि जोड़ने पे -2 हो जाए, लेकिन गुना करने पर -8 हो जाए। तो कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग सोचते हैं, देखिए -4x प्लस 2x, -4 + 2 जोड़ेंगे तो -4 + 2 -2 हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8, -8 हो जाएगा, हो गया ना। तो -8 बराबर फिर 0, बाकी जो जैसे था वैसे लिख देना। अब देखिए यहाँ से अब दो दो पद का जोड़ा बन गया, और इसमें से अब हम लोग कॉमन निकालते हैं, कॉमन जो दोनों में है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए x है, इसमें भी x है, इसमें भी, तो x, एक x बाहर आ गया, इसमें 2x है, x का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक x बाहर आ गया तो यहाँ बचा 1x, और यहाँ क्या बचा, x बाहर आ गया तो यहाँ बचा -4। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आएगा, x तो सिर्फ इसमें इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। 8 का जब गुणनखंडन करेंगे 2 गुना 4 होता है, तो यानी +2 बाहर आ गया, तो क्या बचा, x-4 बराबर 0। अब देखिए x-4 यहाँ भी है, x-4 यहाँ भी है, तो दोनों कॉमन निकल गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पे, x बचा, और यहाँ पे +2 बचा, ठीक है। तो बराबर कितना, 0। अब देखिए किसी भी दो पद का गुणनफल 0 कब होगा, यानी दो संख्या का गुणनफल 0 कब होगा, जब दो में से कोई एक संख्या क्या हो, शून्य हो, लड्डू हो, ठीक है, कोई एक संख्या शून्य हो। तो कौन सा संख्या शून्य होगा ये तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यदि ये शून्य होता तो क्या होता, या ये शून्य होता तो क्या होता, ठीक है। तो यदि x-4 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, 4। और यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, -2। अतः x बराबर 4 तथा
-2, यही हमारा हो गया आंसर, शून्यक हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं जिसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है। तो ऐसे प्रश्न हमको शून्यक का योग दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 4, और गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1। अब ये अल्फा और बीटा क्या है? तो दो शून्यक बहुपद, कोई भी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों का योगफल 4 हो गया और गुणनफल 1 हो गया। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है, तो अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? तो हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा? 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 हो गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलिए समझ गए, बस इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को हमको, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का प्रयोग करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या बहुपद दिया हुआ है? बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ठीक है, अब इसके दो शून्यक हैं, एक अल्फा और एक बीटा। हमको निकालना क्या? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। पहले अल्फा और बीटा के बीच में जो संबंध होता है उसको निकाल लेते हैं। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या संबंध होता है? तो अल्फा और बीटा शून्यक है, यानी शून्यक और किसी भी द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अब यहाँ b क्या होता है? b तो x का गुणज होता है, x का जो गुणज होता है वही कहलाता है b। तो x का गुणज कितना है? -5, और एक माइनस पहले से इसमें लगा है, तो -5/a। a क्या होता है? a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणज होता है। किसका गुणज होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज होता है। ठीक है, a किसका गुणज होता है? एक्स स्क्वायर का। तो यानी एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है? इसके आगे में कितना से गुना करल है? 1 से, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी +5 हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। c क्या है? c जो है हमारा अचर राशि है। c क्या है हमारा? अचर राशि। c क्या है? अचर राशि। अचर राशि यहाँ 7 है, +7 है। अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है? 1, तो 7/1 यानी 7। अब हमको निकालना क्या है? उस प्रश्न पे चलते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना। अब हम इसका भिन्न का जोड़ करते हैं, तो इसको सरल करने पे हमको क्या मिलेगा? अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर में बीटा प्लस अल्फा। अब बताइए, इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहिए या बीटा प्लस अल्फा, एक ही बात है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, तो 5/अल्फा इंटू बीटा का मान 7 है, तो 7, 5/7 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न। हमारा है समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करें। अब देखिए, ये तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण से है। ठीक है, तो जो जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 है, और एक है 4x माइनस, सॉरी, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल करें। ये आसान चीज है। ठीक है, अब देखिए, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से आसानी से बना सकते हैं। 3 विधि हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक ग्राफ विधि भी पढ़ते हैं, 4 विधि। तो 3 विधि जो है अलजेब्रा वाला विधि, वो कौन कौन सा है? एक है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा वज्र गुणन विधि। तो तीनों में से किसी विधि का प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं। तो हम इसको अभी विलोपन विधि से आसान होगा, बना देते हैं। क्यों? क्योंकि विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं? किसी एक का, चाहे x का चाहे y का गुणज समान कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पहले से समान दिया हुआ है। इसका 2x का गुणज यहाँ 2 है, यहाँ भी x का गुणज 2 है, समान है। तो हम लोग सीधा क्या करेंगे? दोनों का चिन्ह भी सेम है, प्लस प्लस। ठीक है, तो हम लोग जब चिन्ह सेम रहे तो घटा देते हैं दोनों समीकरण को। तो हम लोग सीधा लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर क्या मिलेगा? देखिए, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24। घटाते हैं तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा प्लस। घटाने पे
चिन्ह बदल जाता है, तो बदल दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ +2x और यहाँ -2x कट गया, और यहाँ 3 + 4 7y बराबर 24 + 11 कितना हो गया 35। अब देखिए 7 से ये कट गया, 7 बचे 35, तो y बराबर 5। अब ये y बराबर 5 जो है हम किसी समीकरण में रख देते हैं, चाहे एक में चाहे दो में। तो हम लोग समीकरण एक से चलते हैं, समीकरण एक से तो 2x + 3y, तो 3 × 5 = 11। तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, 2x बराबर 11 - 15, यानी x बराबर लिखेंगे हम लोग, 2x बराबर क्या हो जाएगा -4। तो 2 से 2 दूना 4, यानी x बराबर -2। तो अतः x बराबर -2 और y बराबर 5, यही हो गया हमारा आंसर। हो गया, समझ गए सब लोग। विलोपन विधि से क्या करते हैं, विलोपन विधि में किसी एक का, चाहे x का चाहे y का गुणज समान करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। k के किस मान के लिए 2x + 3y बराबर 4 और k + 2x + 6y बराबर 3 k + 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, हम लोग देखते हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0, फिर a2x + b2y + c2 बराबर 0। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए, तो इसके कितने हल होते हैं, अनंत हल। कितने हल होते हैं, अनंत हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल। और यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तब जो है इसके अद्वितीय हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, और और अगर हो जाए a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसके कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, कोई हल नहीं होते हैं। समझ गए बात को। चलिए अब इसको आप बताइए कैसे करेंगे, इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग समीकरण को लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड रूप में लिख लेते हैं यहाँ से उतार के। तो 2x + 3y -4, 4 इधर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 बराबर 0 हो गया। और इसको लिखते हैं k + 2x + 6y -3k + 2। 3k + 2 इधर था और एलएचएस में आया तो माइनस लगेगा। ठीक है, प्लस में था माइनस में हो गया, बराबर 0। समझ गए। अब देखिए यहाँ से a1 a2 लिखते हैं। अब यहाँ बोल दिया है कि चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, चूंकि क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, इसलिए यहाँ से a1/a2 लिखेंगे, ये तीनों बराबर होगा, यानी a1 के जगह क्या है, 2, 2/k + 2, a2 की जगह k + 2 है। ठीक है, देखिए बराबर किसके बराबर होगा, 3/6 बराबर -4/-3k + 2 के बराबर हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म। अब देखिए यहाँ से ये तीनों आपस में बराबर है, तो किसी दो को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, दो को बराबर करते हैं, k इंटू, सॉरी k नहीं है यहाँ, 2 है, 2 × 2/k + 2 = 3/6। अब यहाँ से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी गुना, तो यहाँ हो गया 6×2 = 12 बराबर 3k + 6। अब बोलिएगा कि यही दो को काहे लिखे, इसको काहे नहीं लिखे, तो इसको भी लिख सकते हैं, किसी दो को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या हो गया बताइए, 6 इधर आएगा तो 12 में से 6 घटा 6 बराबर 3 के, 3×6, तो के बराबर कितना आ गया, 2। के बराबर कितना आ गया, 2 आंसर। ठीक है, के का ही मान पूछ रहा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और ये हमारा आज के पाठ का अंतिम सवाल होगा। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्या का अंतर कितना है, 26, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, दो संख्याओं का अंतर हमको दे दिया। ठीक है, तो और दो कंडीशन दे दिया है, एक कंडीशन दे दिया है कि एक दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, दूसरी संख्या बराबर y। अब देखिए, तो पहला क्या है, प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो यानी x - y बराबर 26 है। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
तो ये तो हो गया समीकरण एक। अब फिर से लिखते हैं, फिर से प्रश्न से ही चलते हैं। तो एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है, तो अब सोचिए एक्स और वाई में बड़ा कौन होगा। एक्स में से वाई घट रहा है और एक धनात्मक संख्या आ रहा है, यानी एक्स बड़ा होगा। एक्स बड़ा में से छोटा घटा तब ना धनात्मक संख्या आया, तो एक्स बड़ा होगा, यानी एक्स जो है वो बड़ा है और वाई उसका तीन गुना है। तो एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर 3y। ठीक है, एक्स बराबर 3y, एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। तो अब समीकरण एक में एक्स बराबर 3y लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर 3y समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर क्या मिलेगा, एक में रखने पर तो रखते हैं। तो देखिए एक्स की जगह 3y, 3y माइनस वाई बराबर 26। समीकरण एक में एक्स की जगह पे रख दिए हम लोग। ठीक है, 3y रखे, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ हो गया 2y बराबर 26। दो से कट गया 13, y बराबर कितना आ गया 13, y आ गया 13। अब देखिए y 13 आ गया, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 13 यानी 39। 3 गुना 13 यानी 39। तो अतः x बराबर 39 और y बराबर 13, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद यही हमारा अंतिम सवाल था। तो उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम लोग इसी तरह और भी पार्ट 2 लाएंगे और उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को, हम लोग साइंस का भी सीरीज लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।